कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का अध्याय 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विक्रमशिला। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है प्रश्न अभ्यास में। तो ये शब्दार्थ हो गया और यहाँ पर प्रश्न अभ्यास। तो देखिए प्रश्न अभ्यास में क्या है, पार्ट से है। पहला सवाल है, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। और इसी तरह के और भी सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर संधि भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा दिया हुआ संधि। और यहाँ पर और क्या दिया हुआ, और यहाँ पर ठीक है संधि दिया हुआ, समास दिया हुआ, तो ये भी पढ़ लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं सारा क्वेश्चन आंसर PDF से। तो ये देखिए प्रश्न अभ्यास, देखिए पार्ट से। तो पहला सवाल क्या है, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है, मतलब लोगों का क्या मानना है। उत्तर लिखेंगे, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। ठीक है, विक्रमशिला। ठीक है, तो विक्रम नामक यक्ष को दमित कर बनाया गया था। दूसरा सवाल है, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र के पास अंतिचक गांव में अवस्थित है। तो अगर जिला पूछेगा ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन सा जिला में है बिहार के, तो भागलपुर जिला में है। आप सब कमेंट में बताए कि बिहार में कितने जिले हैं। तो आपको हिंट दे देते हैं 3, और 3 के बाद है ना सम संख्या 2, 4, 6 और 8, इसी सब में से आएगा। ठीक है, ये चारों में से आएगा। यहाँ पर क्या भराएगा आप बताइएगा। और हिंट तो दे ही दिए, 32, 34, 36, 38 में से कोई एक होगा। तीसरा देखिए, यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। उत्तर लिखेंगे, यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र विद्या, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल था। तो बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, बहुत सारा, समझे। ठीक है, अनगिनत। देख रहे, तंत्र विद्या, ठीक है, झाड़ फूक जो होता है, ठीक है, व्याकरण, न्याय, ठीक है, इस तरह से ढेर सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। आगे देखिए पाठ से आगे, परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे। तो अगर आपको घूमने का मौका मिले तो आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्यों घूमना चाहेंगे, वही पूछ रहा है। उत्तर लिखेंगे, परिभ्रमण के दौरान हम इस स्थल का चयन करना इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक है। जैसे नालंदा का खंडहर है, वो बहुत ऐतिहासिक है, तो हमें जानकारी मिलता है कि कितना बड़ा था, कैसे बनाया गया था, समझे। तो कोई भी बहुत पुराना रहता है ना, तो देखने में अच्छा लगता है, उत्सुकता जगता है कि कैसे बनाया गया था उस समय बिल्डिंग। यहाँ कभी आर्यभट्ट जैसे विख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाया था, अतः शिक्षार्थियों के लिए यह स्थल नमन करने योग्य है। अगर हम जाके प्रत्यक्ष रूप में देख लेते हैं ना, तो पढ़ने से बढ़िया होता है कि हमें ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है। मतलब जब तक बोलते हैं ना कि साइंस पढ़ने से नहीं, साइंस में अगर प्रैक्टिकल करेंगे ना तो तब ज़्यादा मज़ा आता है। दूसरा देखिए, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे। तो ढेर सारे सुझाव देंगे। देखिए उत्तर लिखेंगे, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करें। ठीक है ना, बिहार सरकार और केंद्र सरकार पैसे दे, ठीक है, और इसका फिर से क्या उद्धार हो। ज्ञान विज्ञान का अध्यापन आधुनिक ढंग से करवाया जाए, ठीक है, और समृद्ध पुस्तकालय और प्रयोगशाला बनाया जाए। तो बोले ना कि किताबें तो चाहिए ही पढ़ने के लिए, और फिर प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो पुस्तकालय बहुत बड़ा रहना चाहिए, और प्रयोगशाला है ना आधुनिक रहना चाहिए, ढेर सारे जो यंत्र होना चाहिए ना वो सब रहना चाहिए। आगे देखिए तीसरा, तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए तंत्र विद्या को जानने वाले को ना तांत्रिक कहते हैं। ठीक है, इस विद्या से आसानी पूर्वक कोई कार्य शीघ्र कर लिया जाता है तथा कोई मुसीबत पर पार पा लिया जाता है, ऐसा मानना है। तंत्र विद्या झाड़ फूक, जैसे मेरे गांव में है ना, किसी को बिच्छा काट लिया,
सांप काट लिया तो ये तंत्र विद्या से ना वो ठीक हो जाता था, समझे। अब वो कैसे करता था अब वही जाने। आप तंत्र विद्या में मानते हैं कि नहीं मानते, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फोर देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो देखिए बढ़ते क्रम में सजाइए, तो ये जो है ना का विश्वविद्यालय, प्रारंभिक विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, तो इसी को सजाना है। तो यहाँ पर देखिए पहले विश्वविद्यालय लिखा हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। पहले क्या है, पहले स्टार्टिंग में हम सब बच्चा से स्टार्ट करेंगे ना, तो देखिए स्टार्ट यहाँ से करेंगे प्रारंभिक विद्यालय से, समझे। फिर प्राथमिक हो गया, प्राथमिक 1 से लेकर 5 तक। फिर माध्यमिक हो गया 6 से लेकर 8 तक, ठीक है। फिर महाविद्यालय हो गया, फिर विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। आगे देखिए, आगे फिर से चलते हैं किताब की ओर। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर का जो सवाल है उसके बाद दिया हुआ है हमें पढ़ने के लिए व्याकरण संधि। तो देखिए संधि, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पुस्तक जोड़ आलय, तो क्या हो गया पुस्तकालय। तो यहाँ पर क है ना, क बराबर क्या होता है, आधा क होता है और अ होता है, ठीक है। और इसमें आलय में क्या आ गया, आ हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो अ और आ मिलके क्या बन गया, आ बन गया, समझे। देखिए फिर से आपको लिख के दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुस्तक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो पुस्तक है, तो क में क्या बताएं, क में आधा क है और क्या है, अ है, ठीक है। और इसमें आ है, तो ये दोनों मिल के है ना क्या बन गया, आ बन गया, समझे। यहाँ पर क्या बचा, पुस्तक बचा ना, पुस्तक, और ये आ हो गया और ल और य हो गया, तो पुस्तकालय हो गया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर दो वर्णों का मेल कौन सा हुआ, अ और आ, ठीक है। और आ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। तो वही बोला गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहाँ पर संधि हुआ। देखिए संधि के 3 भेद होते हैं, कितने, 3, याद रखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं, तो देखिए दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होगा उसको स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। व्यंजन कहेंगे, पहले स्वर पढ़ लेते हैं। तो क्या बोले, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ देखिए विद्यार्थी में देखिए, ये जो आ है और यहाँ पर अ है, ठीक है। आ और अ मिलके है ना, आ और अ मिलके क्या बन गया, आ बन गया, समझे। आ जैसे है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो वही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये और ये वाले आ लिख दिए और ठीक है ये लिख दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, विद्यार्थी हो गया। उसके बाद देखिए व्यंजन। तो देखिए व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन में क्या है, एक व्यंजन रहेगा और उसके बाद वाला है ना, उसके बाद वाला स्वर भी हो सकता है, नहीं तो व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। तो दो तरह से, लेकिन इसमें क्या था, इसमें एक स्वर रहेगा और दूसरा भी क्या रहेगा, दूसरा भी स्वर रहेगा। लेकिन इसमें क्या, एक व्यंजन और हो सकता है एक स्वर हो सकता है, और या फिर दोनों क्या है, दोनों व्यंजन हो सकता है। तो देखिए जैसे देखिए दिक प्लस गज, ठीक है। तो आधा क और ग होता है ना, उसके बाद ग, तो यहाँ पर ये क्या है, ये व्यंजन है और यहाँ पर ये भी व्यंजन है, तो दोनों मिलकर परिवर्तन हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो आधा क है ना वो आधा ग में बदल जाता है जब ये व्यंजन आता है ना, तब व्यंजन के बाद जब व्यंजन वर्ण आता है तो, ठीक है। तो दिक प्लस गज, दिग्गज। उसके बाद देखिए विसर्ग संधि। तो देखिए विसर्ग के साथ अगर क्या स्वर है या फिर क्या, या फिर व्यंजन है, तो जो परिवर्तन होगा तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए ये विसर्ग है, जो दो बंदा देख रहे हैं ना, ये विसर्ग है। तो विसर्ग के बाद र है, तो र क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर है ना विसर्ग के बाद अगर व्यंजन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तो जो परिवर्तन होगा उसको विसर्ग संधि कहेंगे। यहाँ पर जो ये विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद अगर व्यंजन है तो ओ में बदल जाता है विसर्ग, है ना ओ, ठीक है। तो हो गया मनोरथ, ठीक है। इसकी जगह क्या आ गया, ओ आ गया, तो हो गया मनोरथ। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं, आगे जहाँ से पढ़ना है वहाँ से आपको बता रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पर समास आ गया, समास। ठीक है, तो यहाँ देखिए समास, यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ समास। तो देखिए राजा का पुत्र, तो राजपुत्र हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये समास कहते हैं ना कि विभक्ति का इसमें लोप हो जाता है। समझे, यहाँ देखिए विभक्ति का और यहाँ पे के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है और एक शब्द बनता है, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र तो राजपुत्र हो गया, विद्या का आलय तो विद्यालय हो गया, रसोई के लिए घर तो रसोई घर हो गया। तो इसमें है ना विभक्ति लोप के बाद दोनों शब्द मिलकर एक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, विभक्ति लोप बोले ना, का के लिए, को, ठीक है, से, ठीक है, ये सब क्या होता है, लोप हो जाता है और दोनों शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं। तो ऐसे संयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा समास, संधि और समास में। आगे देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तीसरा सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाइए। नया शब्द बनाइए, तो ये जो विभक्ति है ये सब में से के, ये सब हटा के नया शब्द बनाना है। तो देखिए जनों के नायक तो क्या हो जाएगा, जननायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जननायक। भूमि का सुधार तो क्या हो जाएगा, भूमि सुधार हो जाएगा, भूमि सुधार। गृह, गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश तो क्या हो जाएगा, गृह प्रवेश हो जाएगा, गृह प्रवेश। शक्ति से हीन यानी क्या हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। उसके बाद देह से चोर, ठीक है, तो देह चोर। लोगों के नायक तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होगा, लोगों के नायक है ना तो लोक नायक हो जाएगा, लोक नायक। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, बता दिए सारा। अब खत्म, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।